डियर स्टूडेंट्स, हम लोग 10th क्लास में जो पिछला लेक्चर वीडियो बनाया था उसमें मैंने ओम्स लॉ पर एंडिंग करी थी। अब मैं ओम्स लॉ से ही वापस सेकंड लेक्चर स्टार्ट कर रहा हूं और आई होप सो कि आप अपनी वेल कंडीशंस में हेल्थ वेल्थ का ध्यान रखते हुए इस ओम्स लॉ को पढ़ना प्रारंभ करें। चलिए लेट्स स्टार्ट। हमने अभी ओम्स लॉ में क्या सीखा था कि जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है किसी भी कंडक्टर के अक्रॉस नापा गया पोटेंशियल डिफरेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है करंट के। हम उसको उल्टा भी कह सकते हैं कि किसी भी कंडक्टर में से बहने वाला करंट उस पर लगाए गए पोटेंशियल डिफरेंस पर डिपेंड करता है। अगर पोटेंशियल डिफरेंस ज्यादा लगाओगे किसी कंडक्टर के अक्रॉस तो करंट की वैल्यू ज्यादा रहेगी, पोटेंशियल डिफरेंस कम होगा किसी कंडक्टर के अक्रॉस तो करंट कम होगा। इज इट क्लियर? इट मींस हम फिर से रिपीट करें, क्या कहेंगे? अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, इफ फिजिकल कंडीशंस रिमेन अनचेंज्ड, if physical conditions remain unchanged, the value of potential difference V across the ends of the conductor is directly proportional to the amount of current flowing through the conductor. मैं इसमें एक वर्ड बोला मैंने, वो है if physical condition remain unchanged. ओम्स लॉ तभी लागू होता है जब आप टेम्परेचर, प्रेशर और दूसरी जो भी फिजिकल कंडीशंस है उनको कांस्टेंट रख रहे हैं, उनको बदल नहीं रहे हैं। सो वंस अगेन पोटेंशियल डिफरेंस V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अमाउंट ऑफ करंट I। जब भी प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटता है तो आपको पता है कि हम एक कांस्टेंट यूज करते हैं और वो यहां पे हमने कांस्टेंट लगाया R। तो ओम्स लॉ को कुछ इस प्रकार से भी लिखा जाता है V इक्वल टू RI, V इक्वल टू RI। जो यहां पे कांस्टेंट R यूज किया गया है उसे हम कंडक्टर का रेजिस्टेंस कहते हैं। क्या कहते हैं? कंडक्टर का रेजिस्टेंस कहते हैं। चलिए हम रेजिस्टेंस पे भी जाएंगे। फिर से एक बार हम देखें कि 10th क्लास में ओम्स लॉ के प्रैक्टिकल भी करना होते हैं। 10th क्लास में ओम्स लॉ का प्रैक्टिकल करना होता है और V और I के बीच में ग्राफ बनाना होता है। V मतलब पोटेंशियल डिफरेंस और I मतलब करंट। कई बार कई बुकों में V की जगह डेल V भी लिखा रहता है, तो उससे परेशान नहीं होना। डेल V और V दोनों एक ही चीज है, पोटेंशियल डिफरेंस ओम्स लॉ में। तो अगर V और I के बीच में ग्राफ बनाते हैं तो कंडक्टर्स के लिए कुछ ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन जैसा आता है आपका। ओके, कई बार एग्जाम्स में I को y एक्सिस पे लिख देते हैं और V को x एक्सिस पे लिख देते हैं, ये भी सही है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको अल्टीमेटली V और I के बीच में ग्राफ बनाना है, ठीक ना। अगर रेजिस्टेंस निकालना हो तो इस ग्राफ से हम कंडक्टर का रेजिस्टेंस पता कर सकते हैं। कैसे पता कर सकते हैं? हमें यहाँ पर कोई दो पॉइंट यहाँ पर डिसाइड करना होते हैं और ये जो पोजीशन आ रही है ये करंट में परिवर्तन बताएगा, इसके रेस्पेक्ट में होने वाला वोल्टेज में चेंजेस। इनिशियल वोल्टेज V1, फाइनल वोल्टेज V2। तो हम वोल्टेज में चेंजेस V2 V1 ऊपर लिखेंगे और करंट में चेंजेस I2 I1 यहाँ नीचे लिखेंगे। इस प्रकार हम क्या निकाल सकते हैं? किसी भी कंडक्टर का रेजिस्टेंस। अब बात आती है रेजिस्टेंस है क्या? ये है रेस्ट्रिक्शन इन द फ्लो ऑफ करंट। हर एक कंडक्टर अपने में से करंट के बहने का अपोज करता है। कुछ कंडक्टर कम करते हैं, कुछ कंडक्टर ज्यादा करते हैं, कुछ एक में बहुत ज्यादा रेस्ट्रिक्शंस है। तो ये जो इलेक्ट्रॉनों का फ्लो होता है, इलेक्ट्रॉन बहते हैं, फ्लो करते हैं। जब हम बैटरी लगाते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस लगाते हैं, सर्किट ऑन करते हैं, करंट बहना चालू होता है, मतलब इलेक्ट्रॉनों का बहना प्रारंभ होता है। और जब इलेक्ट्रॉन बहते हैं मतलब फ्लो होते हैं। जब इलेक्ट्रॉन फ्लो होते हैं तो इलेक्ट्रॉनों के फ्लो के दौरान यह इलेक्ट्रॉन्स कंडक्टर में उपस्थित आयनों से टकराते हैं, जिससे इन इलेक्ट्रॉनों के मोशन में रुकावट आती है। उसी को हम क्या कहते हैं? रेजिस्टेंस। उसी को क्या कहते हैं? रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस की जो यूनिट है, रेजिस्टेंस की हम अगर यूनिट की बात करें तो वो थोड़ा सा हमको यहाँ ध्यान देना होगा कि रेजिस्टेंस की यूनिट क्या है। जैसे जनरली R का फॉर्मूला क्या होगा? V by I। और V मतलब पोटेंशियल डिफरेंस, I मतलब करंट। पोटेंशियल डिफरेंस की यूनिट होती वोल्ट और करंट की यूनिट होती एम्पियर। तो रेजिस्टेंस की यूनिट होनी चाहिए वोल्ट पर एम्पियर। क्या होना चाहिए? वोल्ट पर एम्पियर। परंतु वोल्ट पर एम्पियर को हम ओम कहते हैं। क्या कहते हैं? ओम। इस ओम का सिंबल किस प्रकार का है आपका? देखना अच्छे से, अलग ही सिंबल बना हुआ है, ये ओम है। इसका
प्रोनाउंसिएशन ओम किया जाता है, वो वाला ओम नहीं बनाना है अपने को। इज इट क्लियर? सो द SI यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस इज ओम। Now the value of R for the given conductor remains constant if physical condition remain constant. The value of R does not depend on V and I. बहुत इंपॉर्टेंट लाइन लिखी है मैंने, जो रेजिस्टेंस होता है किसी भी कंडक्टर का वो पोटेंशियल डिफरेंस और करंट पे निर्भर नहीं करता। अगर एक वायर का टुकड़ा है, आपने उसका रेजिस्टेंस निकाल लिया है तो रेजिस्टेंस फिक्स रहेगा। आप वोल्टेज बढ़ाइए कि घटाइए, एक बल्ब खरीद के लाए, उस बल्ब का जो रेजिस्टेंस है, मान लीजिए आपने उस बल्ब का रेजिस्टेंस 100 ओम निकाला हुआ है तो 100 ओम ही रहेगा। आप उस पे वोल्टेज बढ़ाएं कि घटाएं, करंट बढ़ाएं कि घटाएं, करंट और वोल्टेज पर रेजिस्टेंस की वैल्यू डिपेंड नहीं करती है। रेजिस्टेंस को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? कैपिटल R से। रेजिस्टेंस की SI यूनिट क्या होती है? ओम। एग्जाम में पूछा गया है, कई बार सीबीएसई के एग्जाम्स में, एमपी बोर्ड के एग्जाम्स में पूछा गया है कि 1 ओम को डिफाइन करो। 1 ओम रेजिस्टेंस किसको कहेंगे? अगर किसी वायर से या किसी कंडक्टर से 1 एम्पियर करंट फ्लो, कब? जब उसके क्रॉस 1 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस लगाया गया हो, तो उस कंडक्टर का रेजिस्टेंस 1 ओम कहलाता है। The resistance of the conductor is said to be 1 ohm if on applying 1 volt potential difference the value of current flowing through the conductor is 1 ampere. कई तरीके से बोला जा सकता है, if 1 ampere current flows through the conductor on applying 1 volt potential difference then the resistance of the conductor is said to be 1 ohm. थोड़ा सा पॉज करके डेफिनेशंस लिखे आप लोग, डेफिनेटली थोड़ी सी स्पीड तेज हो जाती है, सॉरी फॉर दैट। नाउ बात आती है कि किसी कंडक्टर का रेजिस्टेंस किन-किन फैक्टरों पे डिपेंड करेगा। एक और चीज है, क्या V और I का ग्राफ हर एक मटेरियल के लिए ऐसा होता है? नहीं, हर एक मटेरियल के लिए ऐसा नहीं होता है। ध्यान दें, ये कंडक्टर्स के लिए होता है और ये भी स्पेशली ध्यान रखें नॉर्मल टेंपरेचर तक। अगर आप किसी कंडक्टर का टेंपरेचर बढ़ाते जा रहे हो तो ये काम नहीं देगा। ये कब काम देता है? जब फिजिकल कंडीशंस रिमेन हो और कंडक्टर्स के लिए, फॉर एग्जांपल सेमीकंडक्टर हो, सिलिकॉन, जर्मेनियम, कौन सा निकल पता है? सिलिकॉन और जर्मेनियम जैसे सेमीकंडक्टर हो तो ये ग्राफ इस प्रकार से नहीं आता है, वहां ग्राफ चेंज हो जाता है। ये इस ग्राफ, जिन मटेरियलों के इसमें का ग्राफ बने उनको हम ओमिक मटेरियल कह सकते हैं, ओमिक रेजिस्टेंस कह सकते हैं, ओमिक कंडक्टर कह सकते हैं। इज इट क्लियर? जो ओम्स लॉ के ग्राफ को फॉलो कर रहे हैं वाले सभी मटेरियल क्या कहलाएंगे? ओमिक कंडक्टर्स। नाउ अगर हम थोड़ा सा आगे देखें कि रेजिस्टेंस किन-किन फैक्टरों पे निर्भर करता है, कोई वायर है, कोई मटेरियल है, उसका रेजिस्टेंस किन-किन फैक्टरों पे निर्भर करता है, तो प्रैक्टिकली ये पाया गया है कि किसी भी कंडक्टर का रेजिस्टेंस उसकी लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मतलब अगर हम लंबाई बढ़ाएंगे तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा, अगर हमने वायर की लंबाई दुगनी कर दी तो रेजिस्टेंस भी क्या हो जाएगा? दुगना हो जाएगा। अगर हमने रेजिस्टेंस की लंबाई तिगुनी कर दी, पहले 1 मीटर वायर लिया तो 3 मीटर ले लें तो रेजिस्टेंस भी कितना हो जाएगा? 3 टाइम्स। इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्रॉस सेक्शनल एरिया। रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्रॉस सेक्शनल एरिया। क्रॉस सेक्शनल एरिया A, क्रॉस सेक्शनल एरिया कल बताया था, जैसे ये वायर है तो इसका जो मोटापन होता है, जो इसका मुंह होता है, जिसे क्रॉस सेक्शनल एरिया इसे कहते हैं। और अगर वायर का मुंह ज्यादा मोटा है, ज्यादा क्रॉस सेक्शनल एरिया है तो रेजिस्टेंस कम होगा, क्योंकि एरिया से उसका कैसा रिलेशन है? इनवर्सली। क्रॉस सेक्शनल एरिया ज्यादा तो रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। तो हमने यहाँ पे मूलतः ये देख लिया कि रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्रॉस सेक्शनल एरिया। इनको हमने यहाँ पर एक ही साथ लिख दिया, R प्रोपोर्शनल टू L/A। जब भी प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटेगा तो हम एक कांस्टेंट यूज करेंगे और वो कांस्टेंट यहाँ पे क्या है? एक रो। इसकी सिंबल क्या है? रो। इसको क्या कहते हैं? रो पढ़ते हैं। तो R इक्वल टू रो L/A। R इक्वल टू कितना है आपका? रो L/A। इस रो को कंडक्टिंग मटेरियल की रेजिस्टिविटी कहते हैं। जो जिस भी मटेरियल का वायर बना हुआ है, कंडक्टर का हो, सेमीकंडक्टर का हो, इंसुलेटर का हो, जो भी मटेरियल है, उसकी क्या कहलाती है? रेजिस्टिविटी। तो रो इज नोन एज रेजिस्टिविटी। और रेजिस्टिविटी का दूसरा नाम भी है स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। ध्यान दें, रेजिस्टिविटी मटेरियल पे डिपेंड करती है। एक बार आपने कॉपर की रेजिस्टिविटी निकाल ली तो कॉपर का फिर मोटा वायर बनाओ कि पतला वायर बनाओ कि लंबा वायर बनाओ, हो सकता है उसका सरिया बना लो, एंगल बना लो, कोई भी शेप दे दो आप,
जो रेजिस्टिविटी है वो रहेगी। कॉपर की रेजिस्टिविटी शेप के चेंज होने पे चेंज नहीं होगी, मतलब रेजिस्टिविटी डायमेंशंस पे डिपेंड नहीं करती है। रेजिस्टिविटी डिपेंड करती दो चीजों पर, मेनली है आपका नेचर ऑफ मटेरियल और टेम्परेचर। कॉपर की रेजिस्टिविटी और एल्यूमीनियम की अलग अलग है, क्योंकि मटेरियल, नेचर ऑफ मटेरियल बदल चुका है। एल्यूमीनियम का नेचर अलग है, कॉपर का नेचर अलग है, इसलिए नेचर ऑफ मटेरियल पे डिपेंड करती है रेजिस्टिविटी। मटेरियल बदल गया तो डेफिनेटली रेजिस्टिविटी भी बदल जाएगी। और टेम्परेचर के चेंज होने पे रेजिस्टिविटी बदलती है। टेम्परेचर के चेंज होने पे रेजिस्टिविटी बदलती है, पर क्या बढ़ती है कि घटती है कि कांस्टेंट रहती है? दिस इज द क्वेश्चन। रेजिस्टिविटी मैंने आपको कहा कि रेजिस्टिविटी किस पे डिपेंड करती है? टेम्परेचर पर। तो ध्यान दें, तीनों प्रकार के मटेरियलों के लिए मैं 3 प्रकार के मटेरियल की रेजिस्टिविटी का बिहेवियर दिखाऊं, मटेरियल का बिहेवियर। अगर मैं रेजिस्टिविटी और टेम्परेचर के बीच में ग्राफ बनाऊं, रेजिस्टिविटी और टेम्परेचर के बीच में ग्राफ बनाऊं, किसके लिए बनाऊं? कंडक्टर्स के लिए। तो कंडक्टर्स के केस में ये कहूंगा कि टेम्परेचर के बढ़ने के साथ रेजिस्टिविटी क्या होते जाएगी? आपकी बढ़ते जाएगी। क्या होगी? बढ़ते जाएगी। टेम्परेचर बढ़ा, रेजिस्टिविटी बढ़ेगी। टेम्परेचर बढ़ा, रेजिस्टिविटी बढ़ेगी। इज इट क्लियर? नाउ अब यदि मैं सेमीकंडक्टर ले लूं, क्या ले लूं? सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर मटेरियल है तो टेम्परेचर के साथ रेजिस्टिविटी क्या होती है? कम होती है। सेमीकंडक्टर्स में भाई नेचर ही अलग है, हम क्या कर सकते हैं? मैं बताऊंगा उसका कारण आपको, ऐसा क्यों होता है। बट कंडक्टर्स में अगर आपने टेम्परेचर बढ़ाया तो रेजिस्टिविटी बढ़ेगी। रेजिस्टिविटी बढ़ने का तात्पर्य सीधे सीधे रेजिस्टेंस बढ़ जाना। और सेमीकंडक्टर कौन मेरा? सिलिकॉन, जर्मेनियम, उनकी बात कर रहा हूं। तो अगर उनका टेम्परेचर बढ़ता है तो रेजिस्टिविटी घट जाती है। और आप आगे बढ़ोगे एलॉय, मैं भी पढ़ाऊंगा आपको एलॉय। एलॉय मतलब आप मान सकते हो मैग्नीज, टंगस्टन। एलॉय तो आप लोग जानते हो, केमिस्ट्री में पढ़ा हुआ है। तो जैसे मैग्नीज है, तो एलॉय की विशेषता है कि इनकी रेजिस्टिविटी टेम्परेचर के साथ बदलती तो है, बहुत ही स्लो बदलती है, मतलब ज्यादा चेंजेस नजर नहीं आता। मतलब लगभग उनका ग्राफ ऐसा आता है, मतलब ऐसा लगता है जैसे कि वो कांस्टेंट हो। किसके लिए? एलॉय के लिए, है ना। एलॉय के केस में रेजिस्टिविटी टेम्परेचर के साथ लगभग नहीं के बराबर चेंज होती है। लेकिन ग्राफ इंपॉर्टेंट है। ये किसके लिए? सेमीकंडक्टर के लिए। सबसे पहला मैंने कंडक्टर के लिए बताया, दूसरा सेमीकंडक्टर के लिए, थर्ड किसके लिए बताया है? एलॉय के लिए। अब बात आती है, कोई बच्चा पूछे, आपके मन में भी क्यूरियोसिटी हो सकती है, यार ऐसा क्या होता है सर कि हम कंडक्टर को, एल्यूमीनियम को, कॉपर को गर्म करते हैं, सबसे बेस्ट कंडक्टर सिल्वर, इनको अगर गर्म करते हैं तो इनकी रेजिस्टिविटी क्यों बढ़ जाती है? तो रेजिस्टिविटी क्यों बढ़ जाती है उसके लिए हमको पहले रेजिस्टेंस शब्द पे जाना पड़ेगा। हमको समझना पड़ेगा कि रेजिस्टेंस है क्या। ठीक है, रेजिस्टेंस का कारण क्या है? थोड़ा सा मैं यहां से रफ करता हूं और एक बार आपको कंडक्टर के अंदर की कुछ कहानी समझाने की कोशिश करता हूं, अगर पॉसिबल होता है तो लग फॉर मी। ये कंडक्टर है आपका, मान लीजिए कि ये एल्यूमीनियम है। तो एल्यूमीनियम के जो एटम्स होते हैं वो अपनी वैलेंसी शेल के इलेक्ट्रॉनों को क्या कर देते हैं? फ्री कर देते हैं। इन्हीं को हम जनरली हमारी भाषा में क्या कहते हैं? फ्री इलेक्ट्रॉन्स। क्या कहा जाता है? हम लोग क्या कहते हैं? फ्री इलेक्ट्रॉन्स। अब एल्यूमीनियम के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में जनरली आप लोगों को पता होगा 3 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, वैसे तो ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स मूवमेंट नहीं करते जब तक कि क्या ना लगाया जाए पोटेंशियल डिफरेंस। अगर ये मूवमेंट करते भी है तो नेट वेलोसिटी की जीरो रहती है। कोई पॉजिटिव में जा रहा है तो कोई नेगेटिव में जा रहा है, कोई लेफ्ट में जा रहा है तो कोई राइट में जा रहा है, तो इनकी नेट वेलोसिटी क्या रहती है? इस वक्त की जीरो रहती है। परंतु जैसे ही हम इनको किसी बैटरी से कनेक्ट कर देते हैं, बैटरी से कनेक्ट करना अर्थात हमने क्या दिया है? पोटेंशियल डिफरेंस दे दिया और ये बटन अंदर कर दिया, स्विच ऑन कर दिया हमने। तो जैसे ही हमने इसको स्विच ऑन किया, पोटेंशियल डिफरेंस लगाया, इधर नेगेटिव पावर पोल क्रिएशन हो गया, इधर कौन सा पोल क्रिएटेड हो जाएगा? पॉजिटिव। तो सभी इलेक्ट्रॉन किधर जाते हैं? इस पॉजिटिव की तरफ। अर्थात इधर एक फोर्स लगता है, एक एनर्जी लगती है, इलेक्ट्रॉन इधर मूवमेंट करना चालू करते हैं। ये जो आयन है, ये आयन नहीं मूवमेंट करते हैं, या आयन अपने प्लेस पर रहते हैं, बस अपने ही प्लेस पर वाइब्रेशन करते रहते हैं। क्या करते रहते हैं? वाइब्रेशन करते हुए रहते हैं।
तो जब ये इलेक्ट्रॉन मूवमेंट करते हैं तो इन आयनों से टकरा जाते हैं, जिससे इनकी एनर्जी का लॉस हो जाता है और इनको फिर वापस जीरो से इनकी वेलोसिटी इनको बढ़ाना पड़ती है। एक्चुअली यहां से वहां तक एक्सेलरेशन होता है, ठीक है, क्योंकि फोर्स लग रहा है, इलेक्ट्रॉनों के मूवमेंट के लिए फोर्स लगता है, इलेक्ट्रॉनों का मोशन एक्सेलरेटरी होता है, इलेक्ट्रॉन मूवमेंट करते हैं इसके अंदर, नो डाउट इलेक्ट्रॉन मूवमेंट कर रहे हैं। तो नाउ इस मूवमेंट के दौरान किससे कोलाइड हो जाते हैं? किससे कोलाइड हो जाते हैं? आयनों से। और ये आयन कहां वाइब्रेशन करते हैं? अंदर ही वाइब्रेशन करते हैं। अब टेंपरेचर के बढ़ने पे क्या होता है? जब टेंपरेचर बढ़ता है तो ये आयनों का वाइब्रेशन तेज हो जाता है, आयनों का वाइब्रेशन फास्ट हो जाता है। तो आप समझ रहे हैं कि अगर ये इलेक्ट्रॉन आ रहा है और ये आयन है, तो अगर इसकी टक्कर कब होगी? जब बहुत तेजी से वाइब्रेशन चालू करते हैं तो इसके कोलिजन के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो जैसे जैसे टेंपरेचर बढ़ता है, कंडक्टर्स में आयनों के वाइब्रेशन की स्पीड बढ़ जाती है, वेलोसिटी बढ़ जाती है, जिसके कारण क्या हो जाता है कि इनके इलेक्ट्रॉन आयन कोलिजन की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है और इलेक्ट्रॉन आयन जल्दी से टकरा जाएंगे, मतलब इलेक्ट्रॉनों की एनर्जी ज्यादा बार-बार लॉस होगी, इलेक्ट्रॉनों को मोशन में दिक्कत आएगी, मूवमेंट में दिक्कत आएगी। इसी को हम क्या कहते हैं? रेजिस्टेंस। है समझ में? रेजिस्टेंस क्या है? रेजिस्टेंस इज द रेस्ट्रिक्शन इन द फ्लो ऑफ करंट। रेजिस्टेंस इज द रेस्ट्रिक्शन इन द फ्लो ऑफ करंट। और करंट मतलब फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, फ्लो ऑफ चार्ज। तो चार्ज के फ्लो में दिक्कत आना। तो टेंपरेचर के बढ़ने पर कंडक्टर्स में इलेक्ट्रॉन आयन कोलिजन बढ़ जाता है। चलिए नाउ अगर हम यहां पर देखें कि सेमीकंडक्टर में क्यों कम हो जाता है? बच्चा पूछेगा, आप पूछोगे मुझसे कि सर कंडक्टर्स में ये कहानी है, तो सेमीकंडक्टर में ऐसा क्यों हुआ? या आप 12th में सीखोगे। सेमीकंडक्टर्स में टेंपरेचर के बढ़ने पर एक दूसरी घटनाएं होती हैं, या ये फिनोमिना वहां पे काम नहीं देते हैं, वहां पे दूसरे फिनोमिना होते हैं। वहां पे बॉन्ड ब्रेकिंग प्रोसेस होती है। क्या होती है? सुनना चाहिए, ऐसा नहीं कि 12th का हम ध्यान नहीं देंगे। क्यों? क्योंकि जितना भी आप नॉलेज कबाड़ सकते हैं, कबाड़ ले आपके काम आएगा। तो जो सेमीकंडक्टर होते हैं, सिलिकॉन, जर्मेनियम, अगर हम इसको देखें लोअर टेंपरेचर पे देखें तो चार्ज के लिए उपलब्ध नहीं रहते हैं, करंट लाने ले जाने वाले नहीं रहते, परंतु टेंपरेचर के बढ़ने के साथ कई बॉन्ड टूटते हैं। बॉन्ड के टूटने पर फ्री इलेक्ट्रॉन्स आ जाते हैं और एक दूसरे प्रकार के चार्ज के लिए भी वहां पे जनरेट रहते हैं, होल्स। तो जैसे जैसे टेंपरेचर बढ़ता है, इलेक्ट्रॉन होल्स की संख्या बढ़ जाती है, अर्थात वहां पे करंट को लाने ले जाने वालों की संख्या बढ़ जाती है, चार्ज कैरियर की संख्या बढ़ जाती है, जिससे कि करंट फ्लो होना आसान हो जाता है। इसी को हमने क्या कह दिया? रेस्ट्रिक्शन कम हो गया, रेजिस्टेंस कम हो गया, रेजिस्टिविटी कम हो गई। और एलॉय में तो लगभग क्या है? वो कांस्टेंट सा है। तो हमने भी सीखा कि रेजिस्टिविटी क्या होती है। रेजिस्टिविटी की अगर कोई आपसे पूछे कि डेफिनेशन क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि रेजिस्टिविटी डेफिनेशन कई बार सीबीएसई बोर्ड, एमपी बोर्ड अपनी एग्जाम्स में पूछ चुका है। क्या होता है रेजिस्टिविटी? अगर मैं रेजिस्टिविटी को डिफाइन करने जाऊं तो रेजिस्टिविटी इज द रेजिस्टेंस ऑफ द लेंथ ऑफ कंडक्टर ऑफ 1 मीटर, length of conductor of 1 meter which have the cross section area of 1 meter square. What is resistivity? Is numerically equal to the resistance of the conductor. Definition याद करवा रहा हूं मैं आपको। Resistivity is the resistance of the conductor which have the length 1 meter and area of cross section 1 meter square. Resistivity of given conducting material. Resistivity of given conducting material is numerically equal to the resistance offered by the conductor of same material of length 1 meter and area of cross section 1 meter square. ये जो resistivity आपने निकाली है, ये हर एक मटेरियल के लिए अलग अलग है। आपकी 10th क्लास की NCERT के अगर आप पेजेस को खोलोगे, बुक्स को ओपन करोगे, तो उसमें रेजिस्टिविटी की टेबल भी दी हुई है। सबसे ज्यादा अगर रेजिस्टिविटी की बात करोगे तो इंसुलेटर्स की होती है। इंसुलेटर की रेजिस्टिविटी 10⁻12 से लेकर 10⁻17 तक है। अगर हम वही कंडक्टर्स की बात करें तो कंडक्टर्स की रेजिस्टिविटी आई थिंक 10⁻6 से लेकर 10⁻8 तक है। अब इसकी यूनिट क्या होती है? रेजिस्टिविटी की यूनिट क्या होगी? देखते हैं। हम रेजिस्टिविटी की यूनिट लाते हैं तो हमने भी पढ़ा था R equal to rho L by A। This implies that rho equal to कितना हो जाएगा?
RAYL। यूनिट्स की बात करें तो रेजिस्टेंस की यूनिट होती ओम, एरिया की यूनिट होती मीटर, इसके लेंथ की मीटर, 1 मीटर से मीटर कट गया तो यूनिट क्या बची आपकी ओम मीटर। रेजिस्टिविटी की यूनिट क्या होती है ओम मीटर। रेजिस्टिविटी की यूनिट क्या है आपकी ओम मीटर। रेजिस्टिविटी इज द रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर व्हिच हैव लेंथ 1 मीटर, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 1 मीटर स्क्वायर। चलिए रफ करें इसको। तो अभी हमने क्या देख लिया कि जो रेजिस्टेंस है सबसे पहले डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया है, और इस फॉर्मूले से ये भी क्लियर है कि रेजिस्टेंस जो है वो रो पे भी डिपेंड करता है और रो दो फैक्टरों पे डिपेंड करता है। एक है आपका नेचर ऑफ मटेरियल एंड टेम्परेचर। तो हम लोगों ने क्या पाया कि रेजिस्टेंस अब 4 फैक्टरों पे डिपेंड कर रहा है। रेजिस्टिविटी 2 पे, रेजिस्टेंस 4 फैक्टरों पे डिपेंड कर रहा है, नेचर ऑफ मटेरियल, टेम्परेचर, लेंथ एंड एरिया। अब छोटे-छोटे एक दो न्यूमेरिकल्स समझाने की कोशिश करता हूं और उन एक दो न्यूमेरिकलों से आपको कितना कुछ समझ में आता है देखिए आप। सबसे पहले तो एक छोटा सा टॉपिक दे दिया कि रेजिस्टेंस का सिंबल। रेजिस्टेंस का सिंबल अगर किसी सर्किट में रेजिस्टेंस हो तो रेजिस्टेंस इस प्रकार से लगाया जाता है। ओम्स लॉ का सर्किट भी मेरे से छूट गया तो मैं पहले ओम्स लॉ का सर्किट भी आप लोगों को समझो। ये रेजिस्टेंस है और रेजिस्टेंस के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस नापना हो तो क्या लगाना पड़ता है वोल्टमीटर। तो ओम्स लॉ के प्रैक्टिकल में आपको एक रेजिस्टेंस लेना पड़ेगा, उसके अक्रॉस एक वोल्टमीटर लगाना पड़ेगा, उस सर्किट में करंट को मेजर करने के लिए एक एमीटर लगाना पड़ेगा और वो बेसिकली मिली एम्पियर में होता है, और एक पावर सोर्स लगाना पड़ेगा, बैटरी लगाना पड़ेगी जो पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करेगा, एक स्विच लगाना पड़ेगा और इस प्रकार से आपका सर्किट कंप्लीट हो जाएगा। और ये बटन पिन यहां बिंदु लगाने का मतलब है, डॉट लगाने का मतलब है कि स्विच ऑन है। ये छोटी लाइन माइनस की होती है, बड़ी लाइन प्लस की होती है। और इसी के साथ अगर हम ओम्स लॉ का प्रैक्टिकल कर रहे हैं तो इसमें रियोस्टेट लगा देते हैं। अब बोलोगे रियोस्टेट क्या था? आपके घर में रेगुलेटर है, पंखे की स्पीड कम ज्यादा करते हो, यहाँ पर भी ऐसा ही है। यहाँ पर भी हम जिसको एक वेरिएबल रियोस्टेट होता है जिससे कि हम सर्किट में बहने वाले करंट को कम ज्यादा कर सकते हैं। वास्तव में वेरिएबल रेजिस्टेंस है, रियोस्टेट मतलब वेरिएबल रेजिस्टेंस। कौन? रियोस्टेट मतलब क्या होता है वेरिएबल रेजिस्टेंस। और ये बहुत सारे प्रैक्टिकल्स में यूज में लिया जाता है। अगर आपको मैं प्रैक्टिकली दिखाना चाहूँ कि रियोस्टेट कैसा होता है तो रियोस्टेट इस शेप का होता है। ये जो है एक रियोस्टेट है, इसमें कनेक्शन के लिए हमारे पास दो टर्मिनल यहाँ पे भी होते हैं, यहाँ पर भी होता है। और जब हम इसको मूव करते हैं ऊपर वाले पोर्शन को तो इससे सर्किट में लगा हुआ रेजिस्टेंस क्या होता है वेरी होता है। रेजिस्टेंस के वेरी होने से कौन सा रेजिस्टेंस? ये वाला रेजिस्टेंस नहीं, ये बैटरी के साथ हम इसको कनेक्ट करते हैं जिससे इसमें फ्लो होने वाला करंट बदलता है। क्या बदलता है? करंट बदलता है। और करंट की वैल्यू को नोट करने के लिए हम किसका यूज करते हैं? एमीटर का। और रेजिस्टेंस के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस किससे नोट करते हैं? वोल्टमीटर से। मैं आप लोगों को दिखाना चाहूंगा, ये एक डिवाइस है जिसको क्या कह रहे हैं? एमीटर। ये मिली एम्पियर में है। जनरली ओम्स लॉ का जो प्रैक्टिकल हम इसको उसमें करते हैं उसमें इसको यूज करते हैं। इसमें दो टर्मिनल होते हैं, एक प्लस का और एक माइनस का। प्लस का हमारा रेड पॉइंट दिखाता है, माइनस वाला ब्लैक से दिखा दिया जाता है। अगर हम इसी प्रकार दूसरे को देखें, ये हमारा वोल्टमीटर है जो किस काम में आता है? पोटेंशियल डिफरेंस नोट करने के। और इसके भी दो टर्मिनल्स होते हैं, इसमें भी प्लस और माइनस होता है। जैसे बैटरी का माइनस है तो ये वायर जो रहेगा वो यहाँ आकर लगेगा और ये जो प्लस वाला वायर है वो यहाँ आकर लगेगा आपका। इस बात को भी ध्यान दें कि बीच में क्या होते जा रहा है? एमीटर के बीच में लगा हुआ है। ये बैटरी का प्लस एमीटर के प्लस में लगता है, एमीटर का माइनस यहाँ आएगा, फिर ये किससे लग जाएगा? वोल्टमीटर के प्लस से, इधर वोल्टमीटर का क्या आएगा? माइनस। ये क्या है आपका? स्विच है। स्विच में एक हमने क्या लगाई है? बीच में डॉट लगाया है। वो डॉट मतलब एक पिन है। आप लोग जनरली घर पे ये वाले स्विच यूज नहीं करते हो, घर पे नॉर्मल स्विच होते हैं, पर इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स में इस प्रकार के स्विच यूज किए जाते हैं। इसमें क्या है? एक पिन अंदर कर दी जाए तो स्विच ऑन हो जाता है। अगर इधर बैटरी का पॉजिटिव आया नेगेटिव आया बीच में डिस्कनेक्ट है तो करंट फ्लो
नहीं होता है, परंतु ये हम मेटल की पिन इसके अंदर इंसर्ट कर देते हैं तो स्विच क्या हो जाता है, ऑन हो जाता है। तो जब भी हम यहाँ पिन लगाते हैं मतलब हमने स्विच ऑन करा है। ओके, तो क्या क्या देखा, ये किसका सिंबल है, बैटरी का। बैटरी के साथ क्या लगा हुआ है, एरो लगाना मतलब क्या लगा दिया, रियोस्टेट। क्या लगाया है, रियोस्टेट, वेरिएबल रेजिस्टेंस। छोटी लाइन किसको रिप्रेजेंट कर रही है, बैटरी के माइनस को, बड़ी लाइन किसको रिप्रेजेंट करती है, बैटरी के प्लस को। ये क्या लगाया हमने, मिलियन में लगाया हुआ है अमीटर जो करंट को मेजर करेगा। क्या लगाया हुआ है, यहाँ प्लस को दिया, यहाँ माइनस को। इस प्रकार से अपना सर्किट कंप्लीट हो जाता है। ये ओम्स लॉ को हम जब करते हैं प्रैक्टिकल तो हमको ये सर्किट बनाना होते हैं। अब सर्किट बनाने के साथ साथ हमको वहां पर ऑब्जर्वेशन टेबल भी बनाना होती है। ऑब्जर्वेशन टेबल जब हम बनाते हैं तो ऑब्जर्वेशन टेबल में हम ये देखते हैं कि पहला कॉलम हमारा सीरियल नंबर रहता है, दूसरा कॉलम जो रहता है वो रहता है वोल्टमीटर रीडिंग, तीसरा जो रहेगा ओमीटर रीडिंग मतलब करंट की वैल्यू, ये किसकी वैल्यू है, V की वैल्यू। ओमीटर की रीडिंग हमको किसमें लिखना है, करंट इन एम्पियर लाना रहता है। किसमें लिखना रहता है, एम्पियर में, क्योंकि जनरली वो मिली एम्पियर में नापता है और कन्वर्ट करके उसको किसमें लिखना रहता है, एम्पियर में। और एक कॉलम बनता है रेजिस्टेंस का। रेजिस्टेंस R बराबर क्या होता है, आपको सबको पता है, रेजिस्टेंस R बराबर होता है V/I। तो आप यहाँ आपने जो V की वैल्यू नोट की है और जो I की वैल्यू नोट करी, इसका रेशियो लिख दो तो यहाँ किसकी वैल्यू आ जाती है, रेजिस्टेंस की। फिर थोड़ा सा रियोस्टेट को घुमा दो, रियोस्टेट को घुमा दो तो फिर V और I की वैल्यू चेंज हो जाएगी, नोट कर लो। फिर V और I की वैल्यू चेंज करो, नोट करो। आप हर बार ये पाओगे कि आपने जब तक रेजिस्टेंस नहीं बदला है, ये नहीं बदलते हो तो V और I की वैल्यू क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी, क्योंकि आपका रेजिस्टेंस फिक्स है तो उसकी वैल्यू हर बार कितनी आनी है। अगर 10 ओम का है तो हर बार 10 ओम ही आएगा, मतलब R V और I पे डिपेंड नहीं करता है। अगर हम प्रैक्टिकली देखें तो ग्राफ भी बनाना पड़ता है ओम्स लॉ का, तो V और I का जो ग्राफ बनेगा वो कुछ इस प्रकार का आएगा और इस ग्राफ से हम रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं। यहाँ तो निकाल दिए रहे हैं, इसका एवरेज निकाल सकते हैं। और अगर हम ग्राफ से भी चाहें तो इसके दो टर्मिनल ले लेते हैं, ये V1 बताएगा इस पॉइंट पर और ये इस पॉइंट पर पोटेंशियल को V2 बताएगा। यहाँ पे करंट की वैल्यू I1 है, यहाँ पे करंट की वैल्यू I2 है। हाँ, हम सबसे पहले पोटेंशियल डिफरेंस वैल्यू निकालते हैं, वो कितना आता है, V2 माइनस V1 और करंट में परिवर्तन कितना हुआ है आपका, I2 माइनस I1। और इस आधार पर हम रेजिस्टेंस R इक्वल टू निकालते हैं del V बाय del R। क्या निकालते हैं, del V बाय del I। वो यहाँ से निकालकर हम रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं। कई बार कहा जाता है कि VI ग्राफ का स्लोप क्या बताता है, VI ग्राफ का स्लोप क्या बताता है, तो VI ग्राफ का स्लोप रेजिस्टेंस बताता है। आप पहली बार पढ़ रहे हो स्लोप, स्लोप मतलब ढलान। अब आप समझें कि ये ग्राफ बना रहा हूं यहाँ पे VI। तो यहाँ देखेंगे कि यहाँ स्लोप कम है, यहाँ स्लोप उससे थोड़ा ज्यादा है और यहाँ पर ज्यादा है। तो इसका मतलब क्या हुआ, जितना ज्यादा स्लोप होते जाएगा उतना ज्यादा क्या होते जा रहा है, रेजिस्टेंस होते जा रहा है। मान लीजिए पहले बार मैंने वायर का टुकड़ा A लगाया था, दूसरा वायर का टुकड़ा B था, तीसरा वायर का टुकड़ा C है। कोई मुझसे पूछे, ग्राफ देख के पूछे कि इन ग्राफ के आधार पर आप क्या बताओगे किसका रेजिस्टेंस ज्यादा है, तो मैं कहूंगा जिसका स्लोप ज्यादा है उसका रेजिस्टेंस ज्यादा होना चाहिए। ये बात ध्यान रहे कि V Y एक्सिस पर हो तब, अगर V X एक्सिस पे लिया है तब नहीं। इज इट क्लियर? तो स्लोप ऑफ VI कर्व क्या इंडिकेट करता है, दैट इज द रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टिंग मटेरियल। अब एक सिंपल सा क्वेश्चन आपको दिया जा रहा है, एक वायर है, उस वायर का रेजिस्टेंस मान लीजिए कि 10। एक वायर है उसकी लेंथ L, एक वायर है उसकी लेंथ L है, उसका क्रॉस सेक्शन एरिया A है, ओके, और उसका रेजिस्टेंस कितना है 10 ओम। इसी मटेरियल का एक दूसरा वायर, चलो दूसरा वायर लेते हैं, हम इसी वायर को ले लेते हैं और इसी को खींच के इसकी लंबाई को बाय स्ट्रेचिंग हमने इसकी लेंथ को दुगना कर दिया। अब जैसे हम इसकी लेंथ को दुगना करेंगे तो क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है कि स्ट्रेचिंग से अगर इसकी लेंथ अगर दुगनी हो जाती है तो क्या उसके रेजिस्टेंस पे कोई प्रभाव पड़ेगा, रेजिस्टिविटी पे प्रभाव पड़ेगा। अगर मैं खींचकर इसकी लंबाई दुगनी कर दूं तो क्या रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी पे प्रभाव पड़ेगा। तो आपका पहला आंसर तो बिंदास हो जाना चाहिए
कि रेजिस्टिविटी पे कोई असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि रेजिस्टिविटी का लेंथ और एरिया से कोई लेना देना नहीं, मटेरियल से, मटेरियल तो वही वायर को खींचने से कोई कॉपर का सिल्वर थोड़ी हो जाएगा, तो मटेरियल वही है, तो अल्टीमेटली रेजिस्टिविटी में कोई चेंजेस नहीं आएगा। हाँ, अब आपने उसको खींचा है तो खींचने से उसकी लंबाई को आपने क्या कर दिया है, दुगना कर दिया है। अगर वायर की लंबाई दुगनी हो जाती है तो एरिया उसका क्या हो जाता है, हाफ हो जाएगा। अगर वायर की लंबाई तिगुनी हो जाए तो एरिया 1/3 हो जाएगा। वायर की लंबाई चौगुनी हो जाए, 4 टाइम्स हो जाए, तो एरिया a/4 हो जाएगा। अब बोला जाए इसका रेजिस्टेंस कितना होगा, तो हमने माना कि इसका रेजिस्टेंस कितना है, Rs। Rs बराबर कितना होगा, रो, लंबाई कितनी है 2l, एरिया कितना है a/2। अगर मैं ये चीज पहले वाले मटेरियल निकालूं तो इस केस में क्या था, R इक्वल टू कितना है, रो l/a, और रो l/a की वैल्यू कितनी दे रखी है मुझे, 10 कितनी दे रखी है, पहले वाले के आधार पर 10। अब मटेरियल वही है तो रेजिस्टिविटी वही रहेगी रो में। अब मैं इसको सॉल्व करता हूं तो कितना हो जाएगा 4, क्योंकि 2 ऊपर चले जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई होगा तो कितना हो जाएगा 4 रो l/a, और रो l/a की वैल्यू कितनी है मेरी, पहले से निकाल के रखी हुई है 10, तो R' इक्वल टू कितना हो जाएगा 4 into 10, that will be 40 ohm। फिर से एक बार देख लें, एक वायर है, उसका रेजिस्टेंस कितना है 10 ओम है, लेंथ l है, एरिया a है। अब मैंने उसको खींचकर स्ट्रेचिंग से उसकी लंबाई को कितना कर दिया है, दुगना। जैसे मैं उसको खींचूंगा उसकी लंबाई दुगनी करूंगा तो एरिया आधा हो जाएगा। तो नया रेजिस्टेंस कितना होगा, तो मेरे पास फॉर्मूला है रेजिस्टेंस का, रेजिस्टेंस बराबर होता है रो लेंथ अपॉन एरिया। तो अब लेंथ कितनी हो चुकी 12, एरिया कितना हो चुका a/2, ये 2 से 2 मल्टीप्लाई हो गया 4 रो l/a, और रो l/a मेरे पहले वाले वायर का रेजिस्टेंस था, तो रो l/a पहले वाले वायर का रेजिस्टेंस 10 ओम था, तो इस आधार पे नए वाले वायर का रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, दैट विल बी 40 ओम। इज इट क्लियर? चलिए एक आगे क्वेश्चन कर लें। नाउ अगर एक वायर है आपके पास, ओके, उसका रेजिस्टेंस आपको ओम्स लॉ के प्रैक्टिकल से निकालना है। किससे निकालना है, ओम्स लॉ के प्रैक्टिकल से निकालना है या ओम्स लॉ के ऑब्जर्वेशन टेबल से निकालना है, तो कैसे निकालेंगे। कई बार हम लोग अभी देख रहे हैं सीबीएसई के पेपर्स में देखते हैं कि वो सर्किट दे देते हैं और सर्किट के अंदर इस प्रकार से एक यहाँ पर अमीटर लगा देंगे और यहाँ पर एक बैटरी लगा देंगे, स्विच लगा देंगे और यहाँ पर वोल्टमीटर लगा देंगे, ओके, एक दूसरा सर्किट दे देंगे, इसके अंदर यहाँ पर अमीटर, यहाँ पर बैटरी, ओके, और यहाँ वोल्टमीटर लगा देंगे, ठीक है। एक सर्किट ऐसा दे देंगे आपको जिसमें यहाँ पर वोल्टमीटर, यहाँ पर बैटरी, यहाँ स्विच, यहाँ अमीटर। एक और सर्किट बना लेते हैं क्योंकि 4 एमसीक्यू वाले ऑप्शन आजकल ज्यादा आते हैं। यहाँ अमीटर, यहाँ बैटरी, यहाँ स्विच और यहाँ वोल्टमीटर, माइनस प्लस प्लस माइनस प्लस माइनस, ओके, करंट की डायरेक्शन, ठीक है, इसमें करंट की डायरेक्शन प्लस माइनस, इधर माइनस दे दिया, इधर प्लस दे दिया, माइनस प्लस और करंट की डायरेक्शन। चलिए यहाँ पर ये प्लस, ये माइनस, प्लस माइनस माइनस प्लस, ओके, करंट की डायरेक्शन। यहाँ पर अगर हम बात करें तो ये प्लस, ये माइनस, इधर प्लस, ये माइनस, स्विच ऑन, प्लस माइनस। अब इसमें से कौन सा सर्किट सही है, इन 4 में से ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आप एक एक सर्किट को देखें, आपको हो सकता है बोल दो सर ये सही है, मैंने पहले बनाया था, परंतु क्यों सही है, ये क्यों गलत है, एक एक को हम गलत पहले साबित करेंगे, फिर उसके हम सही पे डिस्कशन करेंगे। यह गलत इसलिए है क्योंकि इसमें वोल्टमीटर सीरीज में है और अमीटर किसमें लगा दिया, पैरेलल में। अगर यहाँ पे देखें अमीटर तो सीरीज में है, फिर गलती कर बैठे हैं कि वोल्टमीटर किसमें है, पैरेलल में। यहाँ देखें, यहाँ वोल्टमीटर पैरेलल में, अमीटर सीरीज में, मतलब सही होना चाहिए, परंतु नहीं। ये भी ध्यान दें कि वोल्टमीटर क्या हो रहा है आपका, सॉरी यहाँ पर अगर देखा जाए तो ये सर्किट गलत है, सॉरी
ये सर्किट गलत है, क्योंकि ये जो बैटरी का माइनस है ये वोल्टमीटर के माइनस को जाना चाहिए था, तो ये वोल्टमीटर के माइनस को नहीं गया, क्योंकि माइनस माइनस से कनेक्ट होना था और इधर का जो प्लस है वो वोल्टमीटर के प्लस से कनेक्ट होना चाहिए था, जो कि इसमें कनेक्टेड है। इसलिए ये सर्किट सही है और ये सर्किट आपका क्या है, गलत है। वोल्टमीटर पैरेलल में कनेक्टेड है दोनों में, परंतु कहां सही प्लस माइनस कनेक्ट है वो भी हमें ध्यान रखना है। इस आधार पर हम डिसाइड कर सकते हैं कि हमारा चार में से कौन सा ऑप्शन सही है। इज इट क्लियर? चलिए, सो नाउ एक आखिरी न्यूमेरिकल आज के इस वीडियो का, जिसमें हम रेजिस्टेंस के ऊपर ही क्वेश्चन एक और करते हैं आपके लिए। रेजिस्टेंस एक वायर है, उसका रेजिस्टेंस आपको दे रखा है 10 ओम। कितना दे रखा है? 10 ओम। और उसी वायर को उसी पर खुद पर डबल्ड ऑन इट लिखा गया। देखो, उसको डबल कर देना ऑन इट, मतलब क्या कर देना, ये जो वायर है आपका लंबा डबल्ड ऑन इट, इसका मतलब है कि इसको यहीं के यहीं मोड़ देना, ऐसा कर देना था, तो ये वाला वायर बन जाता है कई क्वेश्चनों। तो अगर इस प्रकार का कॉन्सेप्ट है तो इसमें एरिया क्या हो जाएगा, दुगना, और लेंथ क्या हो जाएगी, आधी हो जाएगी। तो न्यूमेरिकल्स में आप इस चीज का ध्यान दें, इसमें एरिया दुगना हो जाएगा और लेंथ क्या हो जाएगी आपकी, आधी हो जाएगी। पोटेंशियल डिफरेंस की यूनिट क्या होती है, वोल्ट। करंट की यूनिट क्या होती है, एम्पियर। रेजिस्टेंस की यूनिट क्या होती है, ओम। रेजिस्टिविटी की यूनिट क्या होती है, ओम मीटर। चार्ज की यूनिट क्या होती है, कूलम। चार्ज क्या है, व्हाट इज चार्ज? चार्ज इज अ फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट्री पार्टिकल। चार्ज की ऐसा यूनिट क्या है, कूलम। अब हम बात करते हैं फिर से एक बार, 1 एम्पियर करंट किसको कहते हैं, व्हाट इज 1 एम्पियर करंट? करंट इज सेड टू बी 1 एम्पियर व्हेन द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज 1 कूलम पर सेकंड। व्हाट इज 1 ओम रेजिस्टेंस? रेजिस्टेंस 1 ओम कब कहलाता है? रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर इज सेड टू बी 1 ohm if 1 ampere current flows through the conductor when the potential difference applied across the conductor is 1 volt. What is 1 volt? अगर आपसे पूछ रहा है कि 1 volt क्या होता है, define 1 volt. Potential of a point is said to be 1 volt if amount of work done in bringing a unit positive discharge from infinity to that point is 1 joule. Potential difference 1 volt कब कहलाता है, ये भी क्वेश्चन हो सकता है। Define the 1 volt in the case of potential difference. Potential difference between two points is said to be 1 volt if 1 joule of work is to be done in moving a 1 coulomb charge from one point to another point. Resistance किन फैक्टरों पे डिपेंड करता है? Resistance 4 फैक्टरों पे डिपेंड करता है, लेंथ, एरिया, नेचर ऑफ मटेरियल, टेम्परेचर। रेजिस्टिविटी किन मटेरियलों पे, रेजिस्टिविटी किन फैक्टरों पे डिपेंड करती है? तो 2 फैक्टरों पे डिपेंड करती है रेजिस्टिविटी। रेजिस्टिविटी डिपेंड करती है नेचर ऑफ मटेरियल और टेम्परेचर। इसमें भी ध्यान रखें कि टेम्परेचर के बढ़ने के साथ रेजिस्टिविटी कंडक्टर्स की बढ़ती है, सेमीकंडक्टर्स की घटती है और एलॉयज की रेजिस्टिविटी लगभग कांस्टेंट रहती है। रेजिस्टिविटी की ऐसा यूनिट क्या है, ओम मीटर। अब आपसे क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि पोटेंशियल स्केलर है कि वेक्टर है? पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस दोनों क्या है, स्केलर। करंट कैसी क्वांटिटी है, स्केलर। एक और चीज समझाऊंगा, करंट स्केलर क्यों है। देखिए, ये 1 एम्पियर करंट आया यहाँ पर, या 3 एम्पियर करंट आ रहा है वायर लेकर, यहाँ पर वायर लेकर आ रहा 5 एम्पियर करंट, ठीक है, और यहाँ पर एक वायर लेकर आ रहा 7 एम्पियर करंट, और यहाँ से वायर लेकर जा रहा है। तो 3 डायरेक्शनों से करंट आ रहा है, और यहाँ से जो करंट जा रहा है वो जाएगा टोटल 15 एम्पियर। अब ये जो सम हुआ है वो स्केलर सम है, वेक्टर लॉस को फॉलो करते हुए नहीं है। इसको हम कई बार जंक्शन रूल भी कहते हैं। कौन सा रूल कहते हैं, जंक्शन रूल। किरचॉफ का फर्स्ट रूल भी कहलाता है, क्लास 12 में किरचॉफ के 2 रूल है, उसमें पहला रूल यही है। तो यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं कि जो करंट यहाँ पर आ रहा है उतना ही करंट निकलता भी है, तो 3 पॉइंट से वायर करंट लेकर आया उतना ही करंट निकल गया। जबकि हम वेक्टर्स का जब सम पढ़ेंगे 11th में, ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, पॉलीगोनल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, तो हम वहां पर बहुत अलग तरीके के एडिशन के तरीके पढ़ेंगे। तो इसका जो एडिशन हुआ वो सिंपल एडिशन हुआ, स्केलर एडिशन हुआ है, वेक्टर एडिशन नहीं हुआ। इसलिए करंट को हमने क्या माना है, स्केलर माना है। चलिए, ओके, थैंक यू।